वनों का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार के वन हैं, वर्गीकरण क्या है, और न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति। फिर उसके बाद जो विज्ञान के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, जैसे निम्नलिखित 3 राज्यों का सबसे अधिक वनाच्छादित वनों का क्षेत्रफल, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं, सबसे अधिक आते हैं एग्जाम में। सॉइल से भी क्वेश्चन अधिक आपसे वन से आते हैं। अगर वन का आपका पर्यावरण का कंटेम्परेरी जो कभी आता है, क्योंकि जो लेटेस्ट आपका जो सर्वे जारी होता है वनों का, उस पर भी आता है, हर 2 साल में जारी होता है। भारत में वनों का डेटा हर 2 साल में जारी होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। कम से कम 2 क्लास में आप लोगों को वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति बतानी है, इसका ज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ा उपयोगी रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, ठंडी में भी आप लोग आ जा रहे हो पढ़ने, दूर दूर से, ज्योति आए थे, बाला मोस, और कितना दूर से है, और दूर से कहाँ रहते हो? कहाँ, श्रीलंका से? हम भी कोई श्रीलंका से भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिखो वनस्पति से आशय, वनस्पति से आशय पौधों, ब्रैकेट में लिख लो, वृक्ष, झाड़ी, घास आदि। पौधों ब्रैकेट में लिखो, वृक्ष, झाड़ी, घास आदि की जातियों के समुच्चय से है, की जातियों के समुच्चय से है, जो एक निश्चित पर्यावरण में, पाए जाते हैं, फुल स्टॉप। जबकि प्राकृतिक वनस्पति में केवल उन्हीं पौधों को सम्मिलित किया जाता है, जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते और बढ़ते हैं, जंगली अवस्था में उगते और बढ़ते, उगते और बढ़ते हैं। अंतर मिल गया आपको, वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति दोनों में अंतर है। जो आप घर पे आप लगाते हो तमाम तरह की चीजें, वो भी प्राकृतिक वनस्पति में है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति वो है जो जंगलों में, जिसमें उगने बढ़ने में मानव का कोई भूमिका है, वो है प्राकृतिक वनस्पति, यानी आगे प्राकृतिक लग जाता है, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, जिसमें मानव का कोई भी डिस्टर्बेंस या उसमें सहयोग कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो भारत में इस प्रकार की वनस्पति केवल हिमालय, सुंदरवन तथा मरुस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में ही
मरुस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में ही दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ठीक है, ये है प्राकृतिक वनस्पति जहां मानव का डिस्टर्बेंस न के बराबर हो, जो अपने प्राकृतिक अवस्था में उगती और बढ़ती है। ठीक है, अगला लिखो इसमें, वन शब्द का अर्थ, वन थोड़ा सा एक डिटेल लाइन में परिभाषा है। वन शब्द का अर्थ ऐसे वृहद क्षेत्र के लिए किया जाता है। वन शब्द का अर्थ ऐसे वृहद क्षेत्र के लिए किया जाता है जिसमें वृक्षों और झाड़ियों का सघन आवरण पाया जाता है। सघन आवरण पाया जाता है। सघन आवरण पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो पेड़ आपको लगे ये वन नहीं है। वन का अर्थ बताया गया ना, सघन आवरण पाया जाता है पेड़ झाड़ियों का। जब पश्चिमी घाट में है, हिमालय में है, आप जाओगे कभी हिमालय आप जाइए, कभी चाहे कुमायूं कश्मीर जाइए या उत्तराखंड में कुमायूं या गढ़वाल हिमालय जाइए या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, तब आपको वहाँ वनों का स्पष्ट प्राकृतिक रूप देखने को मिलेगा। अभी आप लोग जाइए, आप लोग नहीं गए होंगे, देखेंगे कि बिल्कुल जो आपको देखते हैं पेड़ ऊंचे ऊंचे बिल्कुल झाड़ियाँ, और अगर आप कार्बेट में होकर जाइए तब भी वन का क्षेत्र है। घूमेंगे तो लगता है कि हम अफ्रीका में घूम रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में जो है कि सड़क बनाई गई है, और आजकल उसको जान रहे हैं कि कार्बेट वगैरह में टूरिस्टों के लिए भी खोला गया है। वो सब बहुत बड़े बड़े पेड़ बने हुए बिल्कुल अपने नेचुरल रूप में है। ठीक है, ये जो भी जब वन है, पेड़ तो है लेकिन वन नहीं है। ठीक है, चलो पैकअप चेंज। भारत की वनस्पति को दो प्रमुख वर्ग में बांटा जाता है। पहला देशज या स्थानीय, पहला देशज या स्थानीय, इंडेमिक भी कहते हैं या इंडिजिनियस भी कहते हैं। लिखे इसमें, देश की 60%, 60%, देश की 60% वनस्पति जो मुख्यतः हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो मुख्यतः हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। लिखिए 60% लिखे। देशज वनस्पति है। दूसरा लिखो विदेशी, एक्जोटिक। पहला देशज, ठीक है, है। दूसरा है देशज विदेशी, ठीक है, एक्जोटिक। लिखो इसका विस्तार, विषय विदेशी है, इसका विस्तार गंगा मैदान एवं
उपमरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। यह वनस्पति भारत में तिब्बत, अफ्रीका एवं मलेशिया आदि देशों से आई है। उदाहरण के लिए लेंटाना घास नहीं होती है, नीचे पक जाती है। लेंटाना, हेसिंथ, ये सब हेसिंथ, लेंटाना, हेसिंथ। एक और फेमस जो आता है पार्थेनियम। गेहूं खेती होती है, आप देखे हो हम लोग यहाँ, इसको यही है पार्थेनियम। इसको हम लोग, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या करते, जो गेहूं नहीं था हम लोग क्या गुल्ली डंडा करते हैं। पूर्वांचल बनारस में, मिर्जापुर में गुल्ली डंडा करते हैं। अब यहाँ गेहूं नहीं उगाता गेहूं की तरह। हाँ, गेहूं का मामा भी करते हैं। वही गेहूं के मामा जो नहीं करते यहाँ पे, वही पार्थेनियम है। लाया गया घास के रूप में आ गया विदेशों से। हम लोग के यहाँ उसको गुल्ली डंडा करते हैं। गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा गेहूं की क्वालिटी को कमजोर करता है। वो थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है तो वो नमी खा जाता है। उसके बाद गेहूं में आ जाता है, गेहूं भी कमजोर रहता है और फसल को भी वो डिस्टर्ब भी करता है। ठीक है, ये है आपके एग्जाम्पल। अब हेडिंग डालो, वनों का वर्गीकरण। देखिए, मेरी कोशिश लिख लीजिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को इतना लिखाऊं कि आपको दूसरा चीज इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ना पड़ना चाहिए। हमारी कोशिश ये, क्यों ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद फेसर हूँ कंपटीशन का, सिविल सर्विस दिया हूँ और इस बार टाइम निकाल के दूंगा। बस निकल जाए टाइम, थोड़ा जब जद्दोजहद पढ़ाना लिखाना टाइम सब आ जा रहा है। मैं दिया हूँ क्योंकि हमको इसलिए पता है कि कहाँ से कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको सॉइल लिखा दिया, तो सॉइल आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन कभी हो सकता है कि आपको बाहर जाए, तो क्वेश्चन आपको बाहर सॉइल से इंडिया तक नहीं जाए, आप उसको सही से पढ़िए। अगर जैसे कभी होता है अरे आप एग्जाम को ये हो, आप एग्जाम आ गया, एग्जाम उसको जो लिखा था पढ़ के अपना कोई पत्रिका मार्केट में मिल गया, जल्दी रिवाइज कर लो, तो वो चीज़ उसी जगह से आएगा। होता आपको चीज़ नहीं मिले, फिर अगर यार क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपको वहीं से स्वतः जुटाई वाली मिट्टी मिल जाए। रेगुलर तो कॉमन शब्द है। इसी में स्टेटमेंट यूपीएससी का एग्जाम देंगे, जैसे कोई जिसकी हाइट वगैरह हो, जो एनडीए देना चाहता हो, सीपीएफ देना चाहता हो, सिविल सर्विस, तो वो हाइट पे बाउंडेशन नहीं है, उसमें आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते रहे, सॉइल से बनते रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, बीजदार सबसे अधिक किसकी है, कौन जो है मिट्टी इस समय जो है कि थोड़ा सॉइल इरोजन से ग्रस्त है। इक्का दो कभी सॉइल इरोजन से आ जाता है। एक चीज अभी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा 2-4 लाइन लिखवाना होगा सॉइल इरोजन की। अगर सॉइल इरोजन की कोई, अगर आपका बुंदेलखंड एरिया वाला छोड़ दीजिए और तटीय क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, तो कोई उतनी इशू नहीं होती। तो इतना जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो हमने अब तक फेस किया इतने सालों में कंपटीशन में, वो चीज़ आपको खोज करके वो मैं दिखाता हूँ किताब की। आपको एग्जाम अगर इसको देखें दोबारा, आपको उस टॉपिक को न पढ़ना। वनस्पति में मैं दिखाऊंगा, तो वनस्पति आपको जो वनस्पति क्वेश्चन आता है, मुझे पता है कि कहाँ तक अब तक कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने, चाहे वन नीति से लेके शुरुआती वन नीति से लेके 1952 से लेके 78 से लेके
ये जो वन नीति संशोधित होती आई है, ये सब आपको एक क्लास में भी मेरा रहेगा। और उसमें कि क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी की कितने % वन होनी चाहिए, एक बार ज्ञान आ चुका है कि भारत में कहा जाता है कि 33% वन होने चाहिए। ये किस वन नीति के तहत ये आया है? तो ये क्वेश्चन चूंकि हमारे सामने आया हुआ है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये सब लिखवाऊंगा। और कौन किस, ये तो आपको सामान्य क्वेश्चन है कि वन अगर क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है, वन आच्छादन कितना % है, ये सब तो आंकड़े करंट में जाते हैं, लेकिन मैं फिर वो आपको दूँ। तो जहाँ तक मुझे अपने से पता चलता है, कंपटीशन में फेस किया हूँ क्वेश्चन, यहाँ से वन में, यहाँ से इसमें बना है, वो आपको लिखा देंगे, पढ़ेंगे तो दोबारा इसको इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वनस्पति हो चाहे मिट्टी हो। आगे खनिज संसाधन पढ़ूंगा, इसे खनिज संसाधन साहब मैं कहता हूँ कि एटलस जरूर रख लीजिए। एटलस देखेंगे तो आपको रट्टा मानना है, लेकिन एटलस देखेंगे तो आपको याद 90 समझ रहेगा, भूलेगा जरूर, भूलना चाहिए भी, नहीं भूलेंगे तो व्यक्ति मैंने बताया ना आपको पहले क्लास में, व्यक्ति पागल हो जाएगा। चलिए आप फिर अभी चली गई मोमोज खाने का मन होगा उसका। एक चीज सामान्यतः मैं अन्यथा मत लेना, हरदोई होता है, और हमारी मेंटेलिटी बताना, जो उसमें मैं भी शामिल हूं अपने, जो कोई चीज निःशुल्क मिलता है उसका कीमत 5% लोग समझ पाते हैं। अगर यही हमको यहाँ हरदोई में, चाहे हमारे सेशन में सब लोग, सर आइए केवल एक क्लास ले लीजिए, सब सेशन जो लोग आए कभी सब लोग एक क्लास ले लीजिए हमारे यहाँ, लेकिन चूंकि हम लोग को इस तरह से रोक है, एक क्लास लीजिए, हम कितना देंगे हमारे बच्चे, तब वो बच्चे आएंगे, क्योंकि वो बच्चे उनको पैसा देंगे, तब वो पढ़ेंगे। यहाँ सरकार ने कोचिंग स्टार्ट किया है, यहाँ हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, अरे निःशुल्क है, क्या मन किया पढ़े, नहीं तो मन किया नहीं पढ़े। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आप उधर पैसा दे के पढ़ रहे हो, वो जो कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा है वो कोचिंग को पढ़ा, मैं उनके ज्ञान पर पर्ची नहीं खाता। ये नहीं कि जो बहुत ज्ञानवान हो सेलेक्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं, मैं उनकी प्रश्न नहीं खड़ा, योग्य है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। होता किस्मत ऐसी होता कि कंपटीशन एग्जाम हाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हो, 2-4 नंबर छट जाती हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो सेलेक्ट नहीं है वो भी अयोग्य नहीं है, लेकिन जो हमारी जो मेंटेलिटी रहती है निःशुल्क है तो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर अभी हम कहीं जाके बाहर पढ़े, हमको उतना पर लेक्चर इतना पेड करें और वो पैसा कोचिंग वालों को 10,000 दे दें, अरे घर पे लड़ जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे कोचिंग और गार्जियन भी है, कर क्या करें, जाओ पढ़ लें, 10,000 रुपये पैसा दिए हैं और बैठ के घर पर बैठे हैं, रजाई में ठंडी में सो रहे हैं, बाकी बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो करेंगे। लेकिन यहाँ निःशुल्क है, चलो चले चले चले, नहीं तो नहीं चले, आज बस नहीं मिली, पैर में ठंडा लग रहा है, कान में हवा लग रहा है, तमाम बहाना आएगा। लेकिन आप मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं अपनी आप भी बताता हूँ। दिल्ली में केवल मैं इंटरव्यू गया यूपीएससी देने के लिए, केवल मॉक इंटरव्यू के लिए वहाँ पे 2010 में 20,000 रुपये लिए गए। और जब मॉक इंटरव्यू देने के बाद में आता था, जाके बैठ कर ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, मतलब इतना आइडियोलॉजी आपको मतलब भर देते हैं ना। मैं हमेशा करता हूँ, नहीं चल रहा है कहीं को भाई सर्वे में क्या लिखा है इसमें चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? निकाल की गिनती नहीं देखते हो, भाई चीजें जोड़ी ही जाती है, हम तो जोड़ देंगे ना। बात कर रहे हैं आपके कंपटीशन का। दिल्ली में मोटिवेशनल क्लास का अलग से शुल्क है, जो मरे पड़े रहते हैं ना उनको जगाओ, बता रहा हूँ, अलग से पैसा जब दोगे ना दिल्ली में, अरे पापा पैसा दिए हैं, मैं मोटिवेशनल क्लास कर रहा हूँ। सब खेल मोटिवेशन का ही है, पेशेंस का ही है, विल पावर का ही है, बाकी पढ़ते तो सब है। थका हुआ व्यक्ति, निराश व्यक्ति कितना पढ़ ले, दिमाग में नहीं घुसेगा। बता रहा हूं, मैं अपनी आप बीती बताता हूं। निराश हो जाओ, पढ़ते रहो, एक चीज घुस जाए दिमाग में, बताओ, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूं, पढ़ो, निराश मत हो। ये देखो दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा, देखो बिल्कुल घुसेगा।
मैं रात आप भी पढ़कर देख चुका हूँ, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि रात भर पढ़ो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ज्ञान में रात भर पढ़ा, सुबह जब भोर में 5 बजे जागा, फिर सोचा मैं बैठ मनन में क्या पढ़ा, सब पीछे के साफ, एकदम साफ सन्नाटा, एक चीज नहीं। और इन्वायरमेंट का पेपर था, अरे क्या कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी तो बड़ा फाल्ट हो गया भाई, इसे सोना भी जरूरी है, बिल्कुल याद नहीं। हम जब तो गया पेपर, संयोग से इन्वायरमेंट का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम बच गए। उसके बाद मैंने आज तक फुल नाइट कभी नहीं पढ़ा, 1 घंटा जरूर सोइए। जब मेंस होता था यूपीएससी यूपीएससी का, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा सोने का टाइम नहीं मिलता मेंस को। क्यों? क्योंकि आपको बैक टू बैक पेपर लगे होते हैं। तो उस समय 2 सब्जेक्ट, जीएस, हिंदी, निबंध, बैक टू बैक, और चीज़ें खत्म। तो आपको कहाँ टाइम लगे भाई, हाय करते खाए पिए नहीं खाए, तब भी व्यक्ति कंपटीशन बना रहता है। यहाँ रजाई तान के मम्मी सो गए, मम्मी को लगा के सो गए, अंदर मोबाइल, नाइस पिक, ब्यूटीफुल पिक, गुड नाइट। या ये समय आप अपने को रिफाइन करो, और ये मम्मी पापा को धोखा नहीं देना है, ये अपने को धोखा देंगे। मम्मी पापा अब भाग्यशाली हो कि मम्मी पापा आपको इतना पैसा दे कि हाँ आओ, अब मोबाइल में रजाई ओढ़ के, ब्लैंकेट ओढ़ के अंदर डाइट में मम्मी क्या पता लग खा के अब कर रहे हो, ये अपना नुकसान कर रहे हो। पढ़ लो, आपका कीमत बढ़ जाए। उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूर्य को सिवाय छठ मैया के अलावा कोई कभी कोई नमस्कार नहीं करते, छठ पूजा भी छोड़ के। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो, नौकरी नहीं लगती, कहेगा क्या रात भर इसकी लाइट जलती, पढ़ता मोबाइल चलाता, पढ़ता नहीं होगा। और कोई 2 घंटा पढ़ने वाला स्वयं से नौकरी लग जाए, उसका दिमाग बहुत तेज है, जो भी पढ़ता है एकदम भी आ जाता है। समाज है, दोनों तरफ चलता है, तो आप अपने को रिफाइन करो। हम लोग दंश बहुत तगड़ा झेले हैं, असफल भी खूब हुए हैं, इसलिए सफलता के मायने जानते हैं। ये नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि अरे सब पढ़ाने लेक्चर जाते हैं, इन सबका हम लोग कीमत वहाँ जाने हैं। और कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमको पांडे सर हुआ करते हैं, इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इलाहाबाद में, वो आके पढ़ाते थे, तो हम लोग शाम को पढ़ते थे उससे, नहीं लेते रिमेडियल टाइप लेते थे, वो पढ़ाते थे। तो हमें लगता था कि छाती यहाँ पहुँच गई, अब घर में जाएंगे पढ़ेगा, पढ़ते भी थे कि मैं ऐसा मतलब हवा भर देते थे, नहीं कहते जोश भर देते थे, पढ़ेंगे सलाह बाकी कतलेआम मचा देंगे। तो हम यही बीच में करते कि अब इतना भरे हवा, तो धीरे धीरे पचकेगा, मैं फिर भर दूंगा। ये चीज जो था आपको सोना, और कंपटीशन में आपको जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करिए, तब आपको समझ होगी कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, और क्वेश्चन बनने का नेचर समझ गए कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है। बस विदिन 6 मंथ आपसे बस 6 महीने, और है इसमें अच्छे भाई। हम लेक्चर देते, बहुत लोगों को लगता है, कभी कभी हमको ये कहते हैं आप कुलदीप जी सर, कभी बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस के आउट हो जाते हैं। अभी ठीक है भाई, चलो भाई अपने कंट्रोल करें भाई, देखिए हमको आपके हिसाब चलना है, हम क्या जानते हैं, और हम अगर हम यहाँ पर आके दबा के लिखा दे 4 पेज, निकल मजा क्लास से 4 पेज से लिखाया ना, सफल हो गया। एक अप्रोच ये भी है। दूसरा अप्रोच है कि पढ़ाने के साथ जो चीजें जी कंपटीशन से होती रूबरू होती हैं, आप लोग भी स्टार्ट किए, कुछ लोग भी स्टार्ट भी नहीं किए, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप वही फेस करोगे, और अल्टीमेटली उसी की विजय होगी जिसके पास पेशेंस होगा, जिसके पास विल पावर होगी, इसके पास आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होगी, वही आगे बढ़ेगा। नहीं तो बहुत लोग थक के हार के, तमाम लोग ताना सुन के हट जाएंगे, और एक बार सेलेक्ट हो गए ना, उनसे पूछो जो सेलेक्ट हो गए, या लड़का और लड़की, उसकी कीमत देखो गांव में समाज में। लड़कियों इसलिए मैं और कहता हूँ मोबाइल थोड़ा दूरी बनाओ, और ये आप लोगों का एक दुधारी तलवार है। इस समय मोबाइल में चलाएंगे तो 40 साल चलाएंगे,
समय चला लिया, फिर बाद में 40 साल में तो स्थिति कुछ और बदल जाएगी। देख रहे सब जो है कि स्मार्टफोन एप्पल के लेके घूम रहे हैं, कोई 1 लेके, कोई 2 लेके, कोई 3 लेके घूम रहा है। हम भी क्यों, हम भी तो ठीक ठाक है। तो जो 1, 2, 3 और एप्पल लेके घूम रहे हैं ना, हो सकता है कि 5 साल बाद वो कहीं मोमोज बेचते हुए पाए जाए या कहीं पाए जाए, और आप जब नौकरी करोगे तब महसूस करोगे। ये स्टेटमेंट हमारे ओझा सर का अब नहीं रहे, ओझा सर का स्टेटमेंट है। बेटा आज अपने को तपा लो, आज अपने को तपा लो, कल चपको। तो तपाओ आज, ठीक है, यानी मेहनत करो, तपाओ नहीं घर में आग मेहनत करो। सेलेक्ट नहीं होगे, बहुत कम चांसेस सेलेक्ट नहीं होंगे। मेहनत करो, लिखो। ऐसे हम जगाते रहते हैं, चाहे कल में मोदी हमसे कहते हैं कि सर कहते हैं कि कल उसी पर पार्टी में लिखा दिया, मिट्टी एक में लिखा दिया, हमने कहा तेज लिखा दिए, वो 2 क्लास की थी। अब हम कभी थोड़ा विषयांतर होकर मोटिवेशन भरते तब भी नहीं सर, मोटिवेशन थोड़ा कीजिए। चीजें भाई हम देखो हमेशा करते हैं कि वो जो न्यूली सेलेक्ट हुआ वो आपको बेहतर सलाह नहीं दे पाए, जो 1-2 कंपटीशन फेस किया वो सलाह नहीं दे पाए। हमारा बज रहा है, हम भी गाना बढ़िया थोड़ी देर बाद तो ये हम लोग सिलेक्ट होने के बाद किए हैं। मोबाइल ये सब चीजें तब लग जाते हैं। देखो मन को प्रसन्न रखो, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो कहा जाता है। तो ये सब अपने को फ्रेश रखो और अपने को तरोताजा रखो, जैसा भी आपको लगे, जिस चीज से लगे। लोग पहले मूवी देखते थे, उपन्यास पढ़ते थे, गाना सुनते थे। एक हमारे मित्र हैं इस समय यहाँ सीओ है, अब सीतापुर में, उनके पास वो पढ़ते समय गजल सुनते थे। गजल अब यार कैसे कर लेते हैं, यही बिहार में सीओ है सीतापुर में गजल। अब एक बार मित्र सीतापुर बीएस से है, तो कोई पढ़ते पढ़ते गजल सुनते हुए अभी हम ये कैसे कर लेते हैं, नहीं पड़ता भाई। जब मूड बिगड़ता है तब गजल सुन लेते हैं। जब कुछ नहीं, केवल ग्रेजुएट थे, केवल ग्रेजुएट थे। अगर ना होते तो ना पीजी थे, कुछ कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक डेडिकेशन था कि चलो ग्रेजुएशन के बाद फिर सीयू में लग जाए, लग के लगातार असफल हुए। ऐसी बात में लगातार असफल हुए, 4-5 साल लगातार पीसीएस में पॉइंट नंबर से नहीं हुआ, पॉइंट नंबर से। और उस समय लगातार हमें मेहनत देते थे, उन्हें लगातार मेहनत दिए, वो लगातार असफल होते थे। लेकिन 13 में भाई कहते हैं कि मेहनत करते लगे रहो, निराश हटो मत। और 13 पीसीएस में 12 में दिए, नंबर बहुत पुअर आया मैथ्स में, इंटरव्यू कॉल नहीं, निराश नहीं। 13 में दिए, नेगेटिव पॉजिटिव स्केलिंग में 150 नंबर प्लस हुआ, इंटरव्यू में 30 नंबर डिप्टी 13 बैच की है। इस समय है आपके सीतापुर में रोहित कुमार। तो आप पढ़ो, अपने को कैसे हम इंटरटेन करें ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें कि केवल हम कोई किताबी कीड़ा बने हुए नहीं जाएंगे, गए खुद दिखा कोई एक हो सकता है, किसी की तरीका ये भी हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति बोर हो रहा है तो आप अपने म्यूजिक से आपको इंटरटेन कर लीजिए, कहानी से इंटरटेन कर लीजिए, सॉन्ग से इंटरटेन कर लीजिए, घर के काम से इंटरटेन कर लीजिए, खेती गृहस्थी से इंटरटेन कर लीजिए, एटलस देख के इंटरटेन कर लीजिए। ये सब पढ़ने एटलस पढ़ते हैं। एटलस मैंने हमेशा कहा कि एटलस तब पढ़ो जब कोई काम करने का मूड ना करे, एटलस तब देखो, ठीक है। ये चीज है। हमने यहाँ से जब यहाँ से पहले आपको नहीं बताते, यहाँ से पहले इलाहाबाद में मेरे मित्र की कोचिंग थी। जब सेलेक्ट हो गए थे, सब इंस्पेक्टर हो गए थे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो बुलवाए, बल्कि 2-4-5 दिन वहाँ क्लास लिए, 2-4-5 दिन, मतलब चयनित कोचिंग है इलाहाबाद में। उसमें कहा आज हॉस्पिटल खाली है, ज्वाइनिंग की बात है,
एग्जाम जब है तो जोर से लिखते हैं। तो यही चीज जैसे आप भाई हाँ मैंने कहा मेंटलिटी की बात है, हार्डवेयर के बच्चों में थोड़ा सा ये होता है, क्लास में भी मैंने देखा है, लिखाओ तो मस्त समझाओ, एक कुछ है वीडियो समझना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, सबकी बात नहीं करना, सभी लिए समान नहीं। तो लिया क्लास, बाद में बच्चे बाद में जब कुछ सेलेक्ट हुए तो बल्कि हमको एक हरविंदर सिंह चौहान राजपूत जी थे, वो कह रहे सर बच्चे पूछे सर कहाँ है, हमें कहता है हरविंदर कभी आना तो मुलाकात हो जाएगी। तो व्यक्ति ऐसे इसलिए पठन पाठन कॉम्पिटिशन जुड़े रहने से और बताया गया कितने उसके मैं हमेशा आप लोग को कहता हूँ, ये मेरा मैं गांठ बांध के अपने जीवन में अपनाया और आप लोगों को मैं कहता हूँ 10 किताब को एक बार पढ़ने देते किताब को 10 बार पढ़ें। मेरे मित्र जो सिलेक्ट हैं, एक मित्र IRS विक्रम गंगवार, इसमें वहां पे फरीदाबाद में प्रतियोगिता दर्पण में छप क्या है उसका, विक्रम क्या ये पढ़े प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल चाणक्य क्या मैंने फोन किया यार विक्रम ये क्या लिखा यार, प्रतियोगिता दर्पण चाणक्य क्रॉनिकल इतना पढ़े थे सब क्वेश्चनायर भेजते हैं, उसमें 20,000 का चेक लगा देते हैं और बाकी लिख भर देते हैं, उसमें अपनी पत्रिका जो लिखते हैं कि और उसमें हमारा विचार नहीं है कि मैंने दृष्टि पत्रिका पढ़ी और उसमें ये पाठ ये बहुत मुझे विशेष लगा, मुझे सिविल सब्जेक्ट सिलेक्शन में इसकी भूमिका ये वो अपने से लिखते हैं, कोई बात ये नहीं होता हम यार इससे बच्चों को नुकसान नहीं, बच्चा हतोत्साहित नहीं होगा और ये प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़े, चाणक्य भी पढ़े, क्रॉनिकल भी पढ़े, दृष्टि भी पढ़े, इंडिया टुडे भी पढ़े, योजना भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, तब कहीं वो आइए सुनिए यार हम तो पढ़ते तो हो ही नहीं पाएंगे, हाँ हम तो पागल कर दोगे, खाने रख के बात तो सही कर रहे कि क्या करें यार, बेरोजगारी से नई नौकरी मिली तो 20,000 चेक बड़ा काम आता है पार्टी देने में, तुम्हारे भी बात सही। तो हमारे अलग बात हम सेलेक्ट नहीं है, लेकिन भाई प्रयास जारी है, लेकिन थोड़ा सा अब इधर आने में थोड़ा एनर्जी बढ़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी एनर्जी मत बांटो। एक जगह आप सबसे अच्छा लेंस का उदाहरण है, सब लोग किए हुए गाँव में नहीं जाता इसका, फैला दो प्रकाश फैल जाती है, दीपक जला नहीं पाती, नहीं जब एकाग्र करो, जब लाइट बिंदी पड़े दीपक जल जाएगा, तो आप लोग बिंदी बनो, यानी अपने को एकाग्र करो, बहुत मोटिवेशनल हो गया बाद में यहीं पर सब फैल गए, चरण को उतार निकल गए, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हेडिंग वनों का वर्गीकरण, अगर आप लोगों को दिक्कत लगता है इसलिए तो हम देखो हमारा उद्देश्य यह होता है कि सब थोड़े ठंडे पड़ते हैं, हम लोग ऐसी बात नहीं, अलावा जब जब पढ़े तो तेज लगातार पढ़ते थे, जब कंपटीशन में आ गए ना, जब कंपटीशन होता तभी पढ़ते थे ज़्यादा दबा के 15 घंटा 12 घंटा 15 घंटा 14 घंटा, उसका थोड़ा सा घट जाता था। तो जो ठंडा होते थे वही चाहते थे ठंडा ना हो, 10 घंटा विवेकानंद कहा ना, दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो रेंगो, लेकिन रुको मत, चलना मत छोड़ो। इस पे 10 घंटा पढ़ रहे हो, अरे आज नहीं तो 5 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैं इलाहाबाद में था तो रात को 2-2:30 बजे पढ़े, कभी नहीं सोते थे। जिस दिन नहीं भी पढ़ता था ना, तब भी मैं मित्रों के साथ मटर गश्ती करते थे कि उसके पहले न सो जाए, टाइम ही न बिगड़े। 2-2:30 बजे सब मूड नहीं किया पढ़ने का, खूब मित्रों में गलती होती थी, यही लोग थे जो सेलेक्ट है ना, सब यही सब थे। फिर 2:30 बजे पहले सो जाएंगे, 12 बजे सो गए, फिर घबरा जाएगा, अगले दिन फिर नहीं थकेगी 12 बजे, तो 2:30 बजे तक बकैती होती थी, उसके बाद जाओ सो टाइम से, फिर अगले दिन फिर नहीं। तो ये चीज़ होता दबा के पढ़िए, और हमेशा मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ हैं, कहीं कोई दिक्कत पूछना हो बिल्कुल स्वागत है, आप आकर के पूछिए, और हमें नहीं आएगा तो पूछ के पढ़ के बता के बताऊँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ मैं सब कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ, और कोई दिक्कत होगी जो समस्या तो उसमें आपको बेहतर समस्या का समाधान बताऊँगा। और कोई पूछिए कि पढ़िए दबा के, कंपटीशन का थोड़ा अनुभव है, क्योंकि तमाम सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन इंटरव्यू वगैरह तो दिए। अब ये चलिए लिखिए, वनों को पढ़कर लिखिए। भारत के वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
पहला देखो हेडिंग सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, सुरक्षित वन लिखिए इसमें। ये वन सीधे सरकार की देख रेख में रखते हैं, जिसमें लकड़ी इकट्ठा करने एवं पशुचारण हेतु जनसाधारण का प्रवेश वर्जित था। जनसाधारण का प्रवेश वर्जित था। फुल स्टॉप। देश का लगभग 55 देश का लगभग 55% वनीय क्षेत्र, देश का लगभग 55% वनीय क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा देखो संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लिखो। इन वनों की देखभाल जहां सरकार द्वारा की जाती है, इन वनों की देखभाल जहां सरकार द्वारा की जा रही है, परंतु इसमें स्थानीय लोगों को बिना इन्हें क्षति पहुंचाए लकड़ी इकट्ठा करने एवं पशुचारण की छूट थी या है, छूट है। दोनों में अंतर हो गया। रिजर्व मतलब बिल्कुल सरकार रिजर्व करके बैठी हुई, इसमें किसी भी प्रकार कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी की अनुमति है ही नहीं। लेकिन जो संरक्षित है, जो प्रोटेक्टेड है, उसमें है कि कुछ सीमा तक लकड़ी जलाने, इकट्ठा करने और पशुचारण की अनुमति है, लेकिन वनों को क्षति पहुंचाए बिना। यानी कि लोग पशुचारण के लिए वन एक लकड़ी इकट्ठा करने में पहुंचे, लेकिन वन को नहीं काटेंगे। नहीं कि वन को काट कर हम लकड़ियां तो इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो उसकी टूटी फूटी पार्ट्स गिरे उसको आप उठा सकते हो, पेड़ को नहीं काट सकते। और रिजर्व में तो अनुमति नहीं कोई जाए। ठीक है। तीसरा लिखो अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन में एक लाइन छूट गई, आई जगह संरक्षित वन में लिखा जाएगा। अच्छा
समस्त वन का लगभग 28% भाग संरक्षित वन के तहत आता है। संरक्षित वन के तहत आता है। और आगे के ऊपर लिखो, ऐसे वनों का अब तक वर्गीकरण नहीं किया जा सका है। फुल स्टॉप। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के काटे जाने एवं पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं है। फुल स्टॉप। समस्त वन्य क्षेत्र का लगभग समझ तो छोड़ दी। क्या शब्द छोड़े, क्या शब्द पकड़ लें। समस्त वन्य क्षेत्रों का लगभग 70% भाग इसके तहत आता है। इस प्रकार ये लिखो मत, अरे ना लिखो मत, हो गया, रोज कर लो। तो वही बात है कि हम बोलते हैं तुम लिखते जाओ, तो बात भी करने दो। जब लिखने में फ्लो में हो जाते हो, जब स्टार्ट किया तो लिखते चलो। ये हो गया आपका 3 प्रकार का वर्गीकरण, और ये तीनों वर्गीकरण ब्रिटिश जमाने से है और अभी चल रहे हैं, अब भी रहे हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद अपना विभाजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो विभाजन उतना लोकप्रिय नहीं है जितना ये लोकप्रिय। ये सब कब हुआ था? ये अंग्रेजों के जमाने का है, कोई वर्ष नहीं गया है। तब जब अंग्रेजों का ही मान नहीं है, वर्ष नहीं है। और जब स्वतंत्र हुआ देश भारतीय, जब स्वतंत्र तब विभाजन बना, राजकीय वन, सामुदायिक वन और ग्रामीण वन, निजी वन। ये वन उतने वर्गीकृत नहीं हुआ कि कहीं किसी नहीं कि कौन निजी वन है और कौन जो है सामुदायिक वन है। सामुदायिक वन में भी कुछ लोग हत्या के निजी कर लिए। हम भारतीय हैं ना, खेत नहीं देखते गाँव में जो बेड़ बनी रहती है, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, वाला इतना चलाते करते 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 ऐसा हो गया है ना। और अब फरसा से लेके खेत बहा रहे हैं। गांव जो होगा हमने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र से हम भी हैं, हमको पता है कि पहले सड़क इतनी चौड़ी थी, लेकिन अब गया इतनी हो गई। इतना ये निकाल लिया अपने, कितना ये निकाल लिए। अरे उनको है गाँव बहुत होते हैं। गाँव शहरों में देखो मकान बनाएंगे किनारे पर, और स्लैब कैसे नीचे ढालेंगे, ऐसे आधा रोड छेक लिए गाड़ी जाने के लिए, है ना। ये अतिक्रमण ही है। वो समझ जो व्यक्ति ऐसा करता हो, वो उसके समझ लो हर चीज में ऐसा होगा। बहुत महीन आदमी होते हैं ऐसे, बता रहे हैं भाई। तुमको अगर मकान बना तो मकान का यहाँ रेलिंग है, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, स्लैब अपने अंदर डाल दो, लेकिन मकान बाउंड्री तक बनाएंगे। आवाज विकास में मैं दिखाऊँ, दूसरे का छोड़ दो, आवाज विकास में यहाँ तक मकान बनाएंगे और स्लैब डाले ऐसे। मतलब कम से कम 5 फीट रोड पे ले लिए थे। तुम अपने अंदर डाल देना, और 5 फीट हमारे अंदर, हमारा रूम का साइज बढ़ जाएगा। छज्जा दबा के डालते हैं 5 फीट, और छज्जा पे लेटरिन बाथरूम छज्जा में कर दिए, हमारा पूरा रूम आ गया। नहीं, ये हर जगह किसी तरह नहीं है, ये सर्वव्यापी है भारत में। ये हर जगह की है, ऐसा नहीं कि हर जगह की है, सब जगह है। क्योंकि कुल मिला के हैं तो हम इंडियन हैं। चलो लिखो अब, वितरण
वनों का वितरण। देखो जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनते, जो अभी तक तो मैंने जो विगत 10-15 साल में अपना जो अनुभव किया है, सबसे अधिक क्वेश्चन बनते एक तो वन नीति से, एक जो वितरण से जो बनते हैं, एक वितरण से वनों के प्रकार, ये सबसे, और कुछ वनों की प्रजातियां भी मैं लिखूंगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है आपका करेक्ट वाला, जो 2-2 साल में द्विवार्षिक डेटा जारी होता है भारत सरकार की तरफ से वनों का, कि कौन वन आच्छादित 3 राज्य हैं, जो वन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के अधीन है, केंद्र शासित राज्य, द्वीप, ये वो, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, हम 2 दिन में सब लिखवा देंगे। इसलिए मैं अंतर करता हूँ कि ज्ञान पड़े तो इसी के बाद रिवाइज करते रह जाना, और अगर डाटा मिला मोबाइल में अंतर करता हूँ, इस सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो मोबाइल का। बैठ कर खोजो। अब तो बाबा हाथ नहीं टाइम ठंडे हो कुछ नहीं, ये हाथ ठंडा मत हो, बाबा गूगल राष्ट्रीय वन नीति निकाल देगा। अगर ठंडा लगा हो जाएंगे ऐसे कौन निकाले, निकाल जाएगा, वो है भी ठंडा इस समय। मैं भी कल आज का रात में पढ़ रहा था, तो रात में हाथ में निकाले, हाथ बाहर, और ऐसे हो गया कोई मार दिया, इतना ठंडा। तो आप गूगल है, अगर मेहनत, मैं कर मेहनत नहीं करना चाहती हूँ तब, लेकिन मेहनत करो, मेहनत आप लोग करो। ये लड़की पढ़ती है, ये आपको कुछ नहीं बताई थी, लगा के पढ़ती है, ऐसे और भी है, ऐसी बात नहीं, ये भी लगा है, कौशल तो विशिष्ट है, मैं किसी का विशिष्ट है, जब मैं तारीफ समझ लिया। चलो चलो लिखो, वितरण लिखो। और भी है हमारे, अभी जो हमें नए बच्चों हमको अभी लगाए सबको, ये हमारे बच्चे में राधा बच्ची ठीक है, राधा ठीक है, और हमें जो ये फैशन पढ़ा रहे हैं हमको लग रहा है कि लवली यादव लड़की ठीक है, लड़के भी ठीक है, हमको देखो ये फैशन में हो तुम, ये फैशन में हो, ये फैशन में हो, नहीं ये हम अपने कॉलेज की बता रहे हैं, यहाँ पर ये राधा बैठी तो है, ये फैशन जो बच्चे, जो मैं कहता हूँ जब देखो टारगेट बड़ा रखा पहले से, अब तकनीकी आ गई है ना। पहले मैं भी फ्लाइट में पहली बार कमीशन गया तो बैठा, फ्लाइट में मैं भी नहीं बैठा, जैसे आप लोग भी शायद नहीं बैठे होंगे। पहले जो तकनीकी कम थी तो फ्लाइट बहुत दूर से टेकअप लेती थी, अब नहीं देखते लोग, कम से कम 1 महीना अब मैंने उठती थी, क्यों? तकनीकी समय कमजोर थी। उसी तरह कंप्यूटर भी होते थे, धीरे धीरे पढ़ाई होती थी, लेकिन आज समय बदल गया है, आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत हो गया है, मोबाइल है, किताब है, तो जैसे फ्लाइट अब आते उठ गई, देखो, और उतरती हुई तो रुक जाती है, पहले उतरने के बाद पहले का रनवे अब नहीं देखेगा, अब रनवे पहले बहुत लंबा होता था। हाँ, मूवी में उतना समझ नहीं आता, रिजल्ट देखो, हम बस बैठे भाग रहे हैं, अभी तो दौड़े तो उठ गई, भाई दिखता है तो दौड़ गई, और उधरी में तुरंत स्पीड तो रुक गई, जब बहुत जल्दी तो पहले बहुत लंबा होता था, तो तकनीकी बदल गया है ना, अब भी आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत हो गई है, तो आप जल्दी पढ़ लेते हो। इसलिए कहते हैं कि जो कंपटीशन में आना चाहता है, बीए से स्टार्ट करो, माइंड सेट, मैंने कहा मतलब पहले सबसे पहले ग्रेजुएशन बढ़िया करो, बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहते हो सब करो, बढ़िया से करो, सब्जेक्ट जीएस सब धीरे पढ़ते रहो, करंट पढ़ते रहो, पेपर जरूर पढ़ो। मैं हमेशा चिल्लाता हूँ, मैं जानता हूँ कि काम पे जू नहीं रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रखवाऊँ, जाना है जाओ, जाने वाला कोई रोका है क्या? निकल जाओ आप दूसरी पीछे होके, जाने वाला कोई रोका है? आने वाला तो व्यक्ति कुछ समय तक रोक लेते हैं, जाने वाला कोई नहीं रोका। हाँ ठीक है, तो आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, अगर केवल मैं कहता हूँ 1 महीना पढ़ने का जान लो तो फिर बिना पढ़े रह नहीं सकते। कोई ऐसा है जो पढ़ता है बिना पढ़े नहीं रह सकता है कोई? कोई बात नहीं। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो लगेगा कि यार कुछ छूटा हुआ है, कुछ हमें पता, हाँ उसी में खवा भी जाता है, चाय भी पीते हो, और नहीं यही नहीं, क्या पेपर पढ़ते तो खाओ पियो मत, एक पेज एक कॉपी रखो, लिखते चलो, और बता दें जीएस इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका करंट का पार्ट, क्योंकि यही सब चीज बाद में पत्रिका पढ़ोगे आप,
खिलाड़ियों का नाम, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कौन जीता, कौन गोल्डन बूट, कौन क्या क्या पाया, सब पेपर में है। कितने ग्रुप में बटे थे, कहाँ हुआ था। जब आप पहले से पढ़े रहोगे, जब करंट देखो तुरंत आपको याद आ जाएगा। और सोचेंगे हाँ कहा है, हम सीधे परीक्षा में करंट आएगा हिस्ट्री का, घटना चक्र का समसमा की ले लेंगे, तब पढ़ोगे एग्जाम में हाथ पर। अरे जहाँ तक कि गोल्डन बुक वो था, अब तो गड़बड़ाने लगा, बस वही क्वेश्चन फंसा और 2-4-5 क्वेश्चन नीचे हुआ आपका बाहर। तो इसके लिए बहुत समय से जो तैयारी करते हैं, बस वही ऐसा नहीं कि जो सिलेक्ट हो गया, जो हम सिलेक्ट नहीं हुए, जमीन आसमान का अंतर ना करते ही नहीं, जमीन आसमान का अंतर ही नहीं होता, बस स्ट्रेटजी आता है। स्ट्रेटजी होगी थोड़ा सा सिलेक्टिव होगी, वो चीज समझिए, सिस्टमेटिक तैयारी। जैसा होता है क्या, जैसे घर में भूसा फेंक दीजिए, ऊपर से भूसा फेंकिए, देखिए कोई, तो आप अगर भूसे में गिर गए तो कब पता इतना चले जाओ, क्यों कि भूसा दबाया नहीं गया है ना। लेकिन अगर भूसा कोई दरवाजा से भर के दाब दे, फिर जाए, भूसा भी ज्यादा है, कोई गिरे तो वो उछल जाएगा, क्योंकि भूसा टाइट। क्यों? क्योंकि हमने उसको जैसे पत्र के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट पड़े, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ, धीरे चीजें आ रही हैं। मैं यूपीएससी में आया था, जब एग्जाम दिया था, तो उसमें धौलवीर खड़े थे, तैराक, बिल्कुल नए नए, कोई कॉमनवेल्थ या कोई एशियन गेम हुआ था, उसमें तैराकी में गोल्ड मेडल पाए थे। अब हम न्यूज़पेपर कहीं पढ़ लिए, ये कौन है, नकाशा है, धौलवीर खाड़े जो है तैराक है, और उसी के एक आध दिन बाद कोई यूपीएससी को एग्जाम था, आ गया वीर धौल खाड़े संबंधित हैं, मन तो सब क्या कैसे आता है एग्जाम। अब आप कितनों किताब में खोजो, उस समय एक सामान्य एशिया कप में कोई है, वो तक करने में उल्लेखन हो, या आप उसको छोड़ दो, एशिया कप में विजेता क्या देखेंगे तो विमेंडन तमाम जो है कि वर्ल्ड लेवल में कोई जो चैंपियनशिप हो, ऐसी गेम नहीं रखते। ऐसे तो बूंद से ही तो खराब होता है आपका क्वेश्चन का, ऐसे धीरे बढ़ता है, क्वेश्चन आपका बढ़ता चला जाएगा। और एक ऐसा है कि एक क्वेश्चन आपका हो गया, एक क्वेश्चन बढ़ गया, आप ये बाउंड्री लाइन है, अब जान के ये बाउंड्री है लाइन, नीचे एक जब बढ़ गया पूछा गया, हो गया संयोग से मेज पढ़ लीजिए, मेज भी हो गया सिलेक्ट, बस एक दो प्रयास से उसको थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़िए, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या हो गया, आप गलत बोल गए, प्राकृतिक वनस्पति का विवरण लिखो। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विकास पर, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विकास पर वर्षा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वर्षा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है, वर्षा का अनुसरण करती है। जैसे ये हुआ, मान लीजिए ये हो गया कांसा, ठीक है। अब ये हो गया कि कहा गया कि भारत की वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। वर्षा कहाँ सबसे अधिक होता है, ये बेल्ट है, ये कौन है, हाँ, और एक है आपका ये भारतीय बोला मेघालय पठार, ठीक है। यहाँ तो जब ज्यादा बारिश होती है, इसलिए भारत में जो सदाबहार वनस्पति है वो यही पाई जाती है। जहाँ भारी बारिश हो
जल की मात्रा पर्याप्त हो और गर्मी भी। क्यों? कितने अधिक होता है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून तगड़ा आती है, बारिश खूब होता है। और इसके बाद ये जो क्षेत्र आपको वृष्टि छाया प्रदेश है ना, देखे हो ना, वृष्टि छाया प्रदेश मतलब पर्वत का छाया पड़ जाता है, बारिश कम होती है। ऐसे पहाड़ में यहाँ बारिश गई, यहाँ हवा चढ़ी, खूब बारिश कराई, यहाँ उतरने लगी, इन क्षेत्रों में बारिश कम कर देती है। ऐसे मंगलोर है, ये मंगलोर है, बेंगलुरु हो गया है। ये है पर्वत के सम्मुख ढाल पे, तो यहाँ ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा दूरी 80-90-100 किलोमीटर दूरी है, लेकिन वर्षा लगभग तिहाई में अंतर आ जाता है। क्यों? मंगलोर जो है पश्चिमी घाट पे है, पर्वत के सामने है, हवा के सामने है। और बेंगलोर जब पर्वत उतरती है हवा से, तो पर्वत वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए बारिश यहाँ पे बेंगलोर में कम होती है। तो ये जो वनस्पतियों का वितरण है, स्पष्ट रूप से है कि हमारे यहाँ जो वर्षा है, वर्षा भारत में वनस्पतियों के स्वरूप को निर्धारित करती है। ये भारत नहीं, यह पूरे विश्व में आप देख लोगे। भूमध्यरेखीय प्रदेश जो वर्ष भर बारिश होती है, सदाबहार वनस्पति है ना। जैसे जो उत्तर दक्षिण बढ़ेंगे आप, सूर्य से दूर बारिश का वितरण बदलता जाएगा, वनस्पति बदलती चली जाएगी। हमेशा महाद्वीप का जो पूर्वी तट है बारिश ज्यादा प्राप्त करता है, एक विशिष्ट अक्षांशों में। स्पेशली आपका कहाँ पे, जो व्यापारिक हवाओं की पेटी है ना, जब आप भूगोल पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, हालांकि इतना डीप में जाने की आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुन लेने से ना कभी कभी ज्ञान में आता है तो फंस जाता है कोई चीज। इसमें आपको जब आप पढ़ोगे, जब आप फिजिकल पढ़ोगे, तो ये चीजें कि क्या है व्यापारिक पौने, क्या है पछुआ पौने, क्या है ध्रुवीय पौने, क्या है, इनका भूगोल पे क्या प्रभाव है और किन किन क्षेत्रों में स्पष्ट प्रभाव डालती हैं, और यदि वहाँ का और वहाँ के स्थलाकृति पे क्या प्रभाव है, ये आप विशिष्ट रूप से जब देखोगे हवाओं का वितरण, पवनों का वितरण मानचित्र पे, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डेजर्ट है और कहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, कौन उर्वर क्षेत्र है, कौन अनुर्वर क्षेत्र, ये आप समझ जाओगे। कहाँ ठंडी जलधारा है, कहाँ गर्म जलधारा है, कहाँ मरुस्थल है, तो मरुस्थल की उत्पत्ति में कौन सी धारा का योगदान है, कौन पवन का योगदान है, ये आप लोग जब जोड़ के पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और आपको अगर समझ गए एक बार ना, भूलेगा लेकिन जल्दी नहीं। तो इतना देखो और उसको व्याख्या अपने दिमाग में पढ़ो, क्या कारण है। जब यूपीएससी में IAS का मेन दिया था, क्वेश्चन आया था, मैं इसलिए अपना जिक्र करता रहता हूँ, आप आया था कि स्पष्ट कीजिए, मैं जीएस में स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली की तुलना में कोलकाता और मुंबई में वायु प्रदूषण का स्तर कम है। अपने तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए, दिल्ली की तुलना में। है किसी कुछ आइडिया? भूगोल का क्वेश्चन जुड़ सकता है। सर वहाँ फैक्ट्रियाँ भी उधर के पड़ोसी हरियाणा तक फैक्ट्रियाँ, नोएडा की तरफ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, मानसून से यहाँ पे मिलते हैं। कोलकाता मुंबई में फैक्ट्री नहीं है। चारों तरफ से बारिश का भी यहाँ पे कम। अच्छा, हमारे वहाँ से उठती है मानसून, दिल्ली में आपको मिलते हैं दोनों, उधर से से भी हो सकता है कि जैसे वहाँ से हवा यहाँ पे कराली आली इलाके में जलाई जाती है। मुंबई में भी तो है इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री मतलब पश्चिमी विक्षोभ उसकी जो हवा है वहाँ पे जलवायु का। अच्छा, आप बता रहे हो पवन, ये बता रहे हैं इंडस्ट्री का, ज़्यादा इंडस्ट्री है और बीच में होने की वजह से है क्या है। और क्या बोल रहे हो? वहाँ पे मानसून का प्रभाव नहीं रहता है, यहाँ पे उधर बारिश को दिल्ली के आगे उधर आता है, वहाँ पे बारिश। तुम भी अपना ज्ञान दो, कौशल बोल रहा है तुम भी दो। हाँ सर, जो कोलकाता और समुद्र के तट पे है, मुंबई में तो उसका तो बस आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे तट पे है। जब वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, समुद्र साफ रहता है, वहाँ पे हवा में स्पीड ज़्यादा रहती है, वहाँ पे तो ब्रज जाता है, एक साइड में बारिश होने के बाद बारिश होने के बाद पेड़ जाता है। कहाँ मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है? ब्रज भी एक डेजर्ट है, उनका भी हमारा और कोई लड़कियाँ भी बोलो कि कथा सुनने आगे बोलो जय श्री राम।
अपने भी बोलो, अपने भी जोड़ो कि जुड़ने का। ज्योति, मैं बता चुका हूँ, तुम शुरुआत क्लास से हो, मैं पहले बताया हूँ इस चीज को। और सर दिल्ली का भी लगता है कि लैंड भी अपर है ना, तो मैं थोड़ा समय से जाता हूँ तो जो भूल जाता है डालने अच्छा, लड़कियां कोई बताएगा देवी लोग? बहुत अंतर है। नहीं सर, कारण बहुत हो गया। तो बताओ कोई कारण जो बताओ। ये काम नहीं है क्लाइमेटिक रीजन है। जब पढ़े हो आप लोग दो चीज, भाई दिल्ली बीच में है। अब देखो मैं बताऊंगा सब लोग, मेरा भी तो सही है था। नहीं नहीं, मैं नहीं कहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ। दिल्ली आपके बीच में है। अगर आपकी बात किया जाए तो दिल्ली आपका, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। आपने पढ़ा है भूगोल में कि स्थल समीर और जल समीर, आपने पढ़ा है। एक ऐसे आती है, दूसरी ऐसे जाती है। एक ऐसे आती है, दूसरी ऐसे, बड़े हो ना। लेकिन ये घटना यहां पे नहीं है। यहां भी दबा के गाड़ियां प्रदूषण है, यहां भी दबा के गाड़ियां प्रदूषण इंडस्ट्री है, वो चीज यहां भी है। खूब प्रदूषण उठा सब जगह। यहाँ पे जो स्थल समीर जल समीर होती है, ये आई, उसके बाद लेक के सब प्रदूषण को चलेगी सागर में, लेके आई, फिर जब चलेगी सागर में, तो यहाँ कंडीशन साफ हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई लाने ले जाने है, सब लाने वाले हैं, ले जाने को है या नहीं। तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, पॉल्यूटेड जो एलिमेंट्स हैं, ये सब जमे रहते हैं। इसीलिए आप जब हमेशा देखते हो इस समय दिल्ली बना गैस चैम्बर न्यूज में आता है, मुंबई कोलकाता चेन्नई के बारे में कभी नहीं आता। तो कि मुंबई दिल्ली कोलकाता में इंडस्ट्री नहीं है, चेन्नई में चमड़ा की इंडस्ट्री है, चेंबूर में, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा फैक्टर आपको वो कंडीशन देता है, ये जो जल तट के पास है, इसके कारण ये प्रदूषित नहीं है। आता है जल समीर, दिन रात का चक्र है, जल समीर आया, इसको उठा कर चला गया, जो भी इन्वायरमेंट में हवा कुछ तो ऊपर 200 मीटर से चला गया, फिर प्रदूषण होगा, फिर लेके चला गया, ये चक्र लगा रहता है। तो ऑटोमेटिक ये साफ अपने से साफ होता रहता है एनवायरमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रदूषण होता रहता है। उस पेपर में मुझे बहुत बढ़िया नंबर मिले थे, 200 में यूपीएससी में, उसमें मुझे मिले थे 119 नंबर। लेकिन मेरा एक इथिक्स वाला पेपर और एक ज्योग्राफी जब मैं यूपीएससी में दिया था, 19 नंबर मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुई थी, जिसमें से ज्योग्राफी मेरे 500 में 160 नंबर मिले थे। अगर ये बढ़ के 200 पहुंच गया होता तो हो सकता है कि कहीं कुछ और यूपीएससी में कहीं मिल गया होता, लेकिन इंटरव्यू कॉलेज नहीं हुई। ये लड़का सब्जेक्ट लटका दिया, 500 में 160, बहुत एक पेपर में 102, एक में 58, ये चीज रही। और जीएस इसमें जो मेरे नंबर थे, कई लोगों के जो अंडर 50 में थे, उसने उस पेपर में नंबर नहीं थे। जीएस मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन सब्जेक्ट में दिक्कत रहा, तो इसलिए थोड़ा कॉम्पैक्ट भाग रहता है। तो ठीक है, ये चीज है। इसलिए सागर तट के पास कोई भी प्रदूषण क्षेत्र नहीं है। चाहे गोवा देख लीजिए, अब जाते घूमने, कोई ठंडी में कहता दिल्ली घूमने जाए भाई, लेकिन सब सोचते हैं चेन्नई जाएं, कोलकाता जाएं, बेंगलुरु जाएं, बेंगलुरु बीच में हो गया, मुंबई जाएं, गोवा जाएं, क्योंकि वहां प्रदूषण नहीं है। कोस्टल में जो हवा लगभग 10 किलोमीटर का अंदर प्रवेश करती है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और दूसरी बात ये, हीट आइलैंड एक शब्द होता है, आप उसको सुनेंगे, हीट आइलैंड, ये होता है। हीट आइलैंड होता है कि शहर जो होता है, शहर कोर भाग सामान्य ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में गर्म होता है। तब तमाम चीजें, शीशे के मकान हैं, तमाम वाइपर वाष्प हैं, वो टेम्परेचर को एग्जाम किए रहते हैं। आप कभी मैंने तो हर दिन महसूस किया है, जब इलेक्शन में ड्यूटी में था, जब रात में मैं ड्यूटी खत्म आता था, उधर जब हरियाणा साइड से आता था तो ठंडा, ये साल आता था कुछ टेम्परेचर
बढ़ा हुआ लग रहा है यहाँ गर्मी टाइप। तो ये तो छोटे शहर की बात है। मुंबई दिल्ली में जाओ आप, इस समय आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल अंतर है। शीशे के मकान है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर जो है कि एल्बिडो बढ़ाए हुए हैं आर्टिफिशियल, हम शीशे के मकान में उड़ जा रही है लड़के शीशा, तो टेम्परेचर बनाया हुआ। दूसरी बात AC है, फ्रिज है, तमाम तरह गैसेज निकल रही हैं, तो इन सबका तो शहर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हीट आइलैंड बनता है वो शहर के मुख्य केंद्र। ठीक है, ये सब आपको आते हैं एनवायरमेंट में। जब एनवायरमेंट का पेपर ऐसा मिले पढ़ाना होगा तो एनवायरमेंट से जोड़ के जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। एनवायरमेंट ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो लिखो, पहला लिखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा शब्द मत लिखो। ठीक है, ऐसे लिखना, लिखे ऐसे औसत वर्षा। ठीक है, इतना ऐसे ऐसे बात तो सेंटेंस पढ़ा क्या पढ़ा, औसत वर्षा, औसत तापमान ऐसे पढ़ा। ठीक है, इसमें लिखो औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर इसी में। ठीक है, औसत वार्षिक तापमान 24 से 27 अंश सेंटीग्रेड। सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, औसत वार्षिक तापमान 24 से 27 सेंटीग्रेड, सापेक्षिक आर्द्रता 70% से प्लस। इस बार आर्द्रता कितनी होगी? कितना तो बेहतर होगी? कितना होगी? 80% ऊपर होगी। 80% ऊपर तो पसीना ना आता। तो ये डाटा आपका दिखाता रहता है। ये डाटा दिखा रहा है आपका ओस का दर। डाटा आ रहा है ओस का दर जो ऊपर से आ रहा है। ह्यूमिडिटी जब बनेगी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है? टेम्परेचर होता है ना। कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़े, आर्द्रता सामर्थ, निरपेक्ष आर्द्रता इसमें अधिक दिखाएगा, क्योंकि ये ड्यू दिखा रहा है। ड्यू दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? देख लो उसको इधर में अधिक दिखाएगा क्योंकि ये ड्यू दिखा रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो आर्द्रता सापेक्ष अपने आप घट जाएगी, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ इस समय आर्द्रता सामर्थ्य कम है ना, क्योंकि पकड़ नहीं पा रही आराम से। देखो घास पर देखो, थोड़ी देर में हाथ लगाएंगे पानी आ जाएगा, इसलिए इसमें दिखा रहा है ड्यू। ये इसमें उसी को ड्यू नापते हैं, जो वास्तविक आंकड़ा नापने में जो दिखाने में यही अंतर है। 68 हाँ, तो ये ड्यू दिखा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे होता है कि जब आप डाटा दिखाते हो, जब इतनी ह्यूमिडिटी रहती तो व्यक्ति मॉइस्चराइजर क्यों लगाता है ना। यही जो आप ये होता रहा है, डाटा आने में होता है कि जब डाटा ये दिखा रहा है, ये इस समय डाटा आता है आपका उसको लेके, इस समय डाटा आपका आता है ड्यू को लेके। ठीक है, कि ड्यू इतना % है नमी, और वो जो वास्तविक सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो इसको व्यक्त नहीं करता। इसीलिए इतना अब 70-80% वो हो, इसमें दिखाएगा आपको, शाम को और बढ़ जाएगा, शाम को और बढ़ जाएगा। लेकिन जब 70-80% बढ़ जाए तो बादल आना चाहिए ना, आना चाहिए बादल ना, बादल नहीं आता। तो ये इस समय इसकी कमियां हैं। ये चीज जो आपका जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, इसलिए दिखाना उसकी जो कमियां होती हैं चीजें। ठीक है, ये ड्यू आता है। चलो अच्छा लिखो 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 लिखो। यह वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत
लिखो, यह वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये है ऐसे जो भारत सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा सबसे अधिक होती है। इसको लिखो, अगला स्टार्ट करने को सुनिए। वनस्पतियों की विविधता एवं अधिकता, वनस्पतियों की विविधता एवं अधिकता, वनस्पतियों की विविधता एवं अधिकता इन वनों की विशेषता है, इन वनों की विशेषता है, इन वनों की विशेषता है। देखिए अगला क्या लिखिए, इस प्रकार के वनों में रबड़, महोगनी, आबनूस, आबनूस, महोगनी, ताड़, नारियल, गटापाचा, ऐसा ऐसा नाम कौन पेड़ हो गया? गटापाचा, यहाँ पे नीम पीपल आप नहीं सुने हैं। गटापाचा, बांस, बांस, बम्बू, बेत, 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 सिनकोना, आदि पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में बांस बड़े पैमाने पाया जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में मार्केटिंग कभी जाइए तो काठ कलाकारी नॉर्थ ईस्ट में बहुत होती है। अब लकड़ी का सबसे पाव, लकड़ी का पर्स, लकड़ी का जो है कि खिलौने, लकड़ी का तोता, सब लकड़ी का, लकड़ी के बोतल, लकड़ी के कप। हम नॉर्थ ईस्ट में गए, लकड़ी कप लाए पानी पीने के लिए। हाँ, सब कुछ में लकड़ी का पर्स में लड़कियों के लिए पर्स। अब लाए कि मैडम तो कहेंगे दो और क्यों नहीं लाए? मन तो भरता नहीं लड़कियों का, पुरस्कार सब चीज जानी रही है। सब कपड़ा पापा खरीदते हैं, है ना, क्यों लड़कियों मन तो भरता नहीं, अपना खरीदा गाड़ी खरीदा मन भरे तो हमला कर दी। जान है कोई ऐसा निकले जरूर जिसको यहाँ चोट लग जाएगा। लड़कियां ही क्या है, मैं इसलिए मैं लड़कों को भी जोड़ देता हूँ। मेकअप यहाँ नहीं जोड़ा, हमला कर देते। मेकअप लड़का भी करते हैं, बात नहीं। शादी विवाह देखो सब कराते हैं, वो बात नहीं। कब किसी लड़कियों का विशेषाधिकार नहीं रहा मेकअप करना। लड़कियां बहुत कराती हैं, तो कुछ लड़के भी कराते हैं। लड़के भाई जहाँ अगर दोनों लड़के भी इसको रंग दें, इसका जो जहाँ होता था बाल में लगा कराते हैं सब ना। ये एल से यू से पता था क्या क्या होता है, विराट कोहली हाँ होता है। इसका बोलो सब हमला कर देंगे। अगला लिखो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, अगला लिखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ब्रैकेट में लिखो मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये नेक्स्ट डे लिखवाएंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। लिखवा दे, बोलो लिखवा दे, आपको करना है, लिखवा दे। गलती लगे लिखो, वो क्या है, जब तैयार हो तुम लिखो, लिखो। कहाँ जाओ क्या करो, 10 मिनट और
ठंडी लग जाए ध्यान होती। और किसी को सिखवाएं? चलो कल ही रखो 5 मिनट और रुक जाओ, बहुत सही जाना, 5 मिनट और रुक जाओ। देखो इसमें लिखो वहीं औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, एक लिखो। अच्छा औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान में क्या आंकड़ा मत लिखो, तापमान लिखो वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक, ऐसे लिखो वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक। मतलब ये है कि शुष्क ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो आता है, जो एक पतझड़ का आता है, शुष्क में पत्तियां झड़ जाती हैं, ये तापांतर अधिक मिलता है, ठीक है। और उसका अपना उद्देश्य जानते हैं कि शुष्क ऋतु में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं ताकि नमी नष्ट न हो पाए। आप देखो शुष्क ऋतु में जब आता है पतझड़, सावन, बसंत, बहार, नहीं कहना सुने हो, नहीं कहना सुने हो क्या? हम लोग गाना बिल्कुल सभी से हम लोग कहीं गाते हैं, बेकार पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 4 ऋतु, 5वां मौसम प्यार का है बड़ा बजा दिया। 4 तो ऋतु प्राकृतिक मौसम विभाग द्वारा है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, और 5वां तो फिल्मकारों ने दे दिया, ठीक है। तो 4 मौसम शुष्क ऋतु आती है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं ताकि नमी नष्ट न हो पाए, क्योंकि शुष्क में टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो पत्ती होती हरी रहेगी उससे नमी निकलेगी तो पेड़ चढ़ाने के पत्ते गिराते हैं ताकि अपने बच जाए। वहीं ये पड़ पाती है पत्तों का गिरना, ठीक है। क्या हो जा रहा है ज्योति, मुस्कुरा रही है, मन कर सब लेटो हो रहा है, 5वां मौसम बता रहे बोले कि चलेगा ट्रेन से नहीं है, लेट हो रहा है, ट्रेन छूट गई है, ट्रेन गई सर, तब उस समय नहीं कर रहे, जाओ तो गई नहीं, तो 5 मिनट से बस जाना। देखो यह वनस्पति मुख्यतः हिमालय की तराई, आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता ज्यादा नहीं, आर्द्रता कम है, शुष्क है ना, तो आर्द्रता नहीं, सब में नहीं है, कुछ में आर्द्रता है क्योंकि जहाँ फेमस जैसे आपका सदाबहार में, बाकी में तो आर्द्रता घटी जाएगी, तभी तो शुष्क और जो शीत ऋतु का मिश्रण रहेगा, तो आर्द्रता इसमें नहीं लिखना है, जहाँ जहाँ है वहीं लिखो, ठीक है। हिमालय की तराई, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि। अगर देखो इस प्रकार के वनों में, साल, इस प्रकार के वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, इसके अलावा आम, महुआ, जामुन, देखो आम, महुआ, जामुन, आंवला, आंवला तो पतझड़ का स्पष्ट उदाहरण है, आंवला आदि। नहीं है जो मन नहीं कर पाया था सब वही है, लिख दो यूकलिप्टस, लिख दो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टार लिखो, चलो लिखो, हाँ हो गया। अरे भी है एक विषय और सबसे महत्वपूर्ण यही है, एक विषय
भारत में लिखो, आखिरी है, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ब्रैकेट देखो मानसूनी, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती मानसूनी वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, लगभग 25-26% सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन इक्वल कब होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र याद करना, ऑप्शन दोनों आएगा, आर्द्र और शुष्क। एक ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तीसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, चौथा पर्वतीय वन। मान लो तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाला याद करना, ठीक है। अब है देखो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये कल समझिए जब भी टाइम लगेगा। हम क्या तो हमारा चौथा क्लास है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हाँ एक दो क्लास ये हो पढ़ाइए, पढ़ाई कर जिला का पढ़ा जाएगा। अरे सर ये खुश हो जाए, क्या नाम है? क्या नाम है? दूतन दूसरा कहेंगे आप तबियत खराब हो गई।